हेलो गाइस, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन व्यूअर्स। सबसे पहले हस्बे मामूल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है इनाफा एजुकेशन अकाउंटिंग एजुकेशन के नाम से, और फिर बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। तो आज मेरी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो मेरी जो थी वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नाम से थी। उसमें मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं नेक्स्ट में रिकॉर्डिंग का, यानी पहले हमने ट्रांजैक्शन उसकी एंट्री डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग की। वो थी कि अकाउंटिंग नाम है चार काम करने का, ट्रांजैक्शंस के साथ, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के साथ चार काम करने का नाम है रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग। तो आज जो पहला उसका एस्पेक्ट है रिकॉर्डिंग वाला, आज हम वो स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग थ्रू डबल एंट्री, हमने कहा था कि रिकॉर्डिंग जो होती है वो डबल एंट्री के थ्रू होती है, लेकिन एक दफ़ा रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले जरा वो जो अकाउंटिंग हेड्स हैं जिनका जिक्र किया था कि 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। उनके बारे में समझना, याद रखना। क्यों कि जब तक हमें ये क्लियरली अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं होगी तब तक हम रिकॉर्डिंग नहीं समझ सकते, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इन्हीं 5 अकाउंटिंग हेड्स में फॉल करती हैं। तो सबसे पहले कैपिटल है, या ये जितने भी आपके अकाउंटिंग हेड्स हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन के नतीजे में या इनमें इजाफा होगा या कमी होगी। तो अगर फर्ज कर लो कैपिटल में इंक्रीज आता है बिजनेस में, मैं शुरू में आपको पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, हम बिजनेस की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए हम इस तरह करते हैं कि पेज के फर्ज कर ले 2 हिस्सा बना लेते हैं। एक हिस्सा है लेफ्ट साइड और एक हिस्सा है राइट साइड। तो मैंने कहा था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स हैं और उन दोनों को हमने रिकॉर्ड करना है, एक दफा लेफ्ट पे और एक दफा राइट पे। जो पेज की राइट साइड है उसको हम कहते हैं कि ये क्रेडिट साइड है, इट्स अ क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स जब भी आप किसी को क्रेडिट करेंगे, मकसद ये है कि आप उसको पेज के राइट साइड पर लिख रहे हैं, और जब भी आप किसी को डेबिट करेंगे तो मतलब ये है कि आप उसको पेज के लेफ्ट साइड पर लिख रहे हैं। सो मैं क्या करूंगा कि मैं जब भी बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो मैं उसको राइट साइड पे लिखूंगा, मीन्स क्रेडिट करूंगा, और जब भी उसमें कमी आएगी बिजनेस में तो मैं उसको डेबिट करूंगा, यानी लेफ्ट साइड पे लिखूंगा। तो डेबिट और क्रेडिट और कुछ भी नहीं। आप अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेके भी इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा, एनीथिंग रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज डेबिट। यानी बुक अकाउंटिंग की बुक्स में हर वो चीज जो लेफ्ट साइड पे बाएं तरफ लिखी जाती है उसको डेबिट कहते हैं, और हर वो चीज जो राइट साइड यानी दाएं तरफ लिखी जाती है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। सो कैपिटल बिजनेस में जब भी बढ़ेगा, अब ये रूल ऑफ थम्स है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमने कहा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। हर एक बिजनेस जो है वो सेम मेथोडोलॉजी यूज करके रिकॉर्डिंग करेगा ताकि बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन आपस में कंपेरेबल हो। क्योंकि अगर सारों ने सेम मेथोडोलॉजी ना की हो, हर एक ने अपने अपने तरीके से रिकॉर्ड किया हो, तो आपको पता है कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपस में कंपेयर नहीं हो सकती। उसके बाद लाइबिलिटी है, सेम जो कैपिटल की है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैपिटल जो है असल में वो भी एक लाइबिलिटी होती है, लेकिन वो चूंकि लाइबिलिटी है, बिजनेस ने जो पे करना है वो ओनर को देना है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि यार उसको अलग से शो कर दो, उसको बाकी लाइबिलिटीज के साथ मिक्स ना करो। बाकी जो लाइबिलिटीज हैं ये वो हैं जो बिजनेस ने ओनर के अलावा बाकी लोगों को देनी है। तो बिजनेस में जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, यानी दाएं तरफ लिख देंगे पेज के, और जब भी कम होगी उसको हम डेबिट कर देंगे। एसेट चूंकि लाइबिलिटी का ऑपोजिट है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑपोजिट है। यानी जब भी बिजनेस में कोई एसेट बढ़ेगा उसको हम डेबिट कर देंगे, जब भी वो कम होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जनरल डेफिनेशन एसेट और लाइबिलिटी की हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि लाइबिलिटी हर वो चीज जो बिजनेस ने किसी की देनी है, और इसकी हमने 2 टाइप्स भी पढ़ी थी, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट। यानी वो लाइबिलिटी जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर आपने पे करनी है वो करंट है, और वो लाइबिलिटी जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में पे करनी है, एक से ज्यादा सालों में पे करनी है, वो नॉन करंट। इसी तरह एसेट्स भी नॉन करंट और करंट। हर वो एसेट जो हमने सेल करने के लिए परचेज किया वो करंट, और जो इस्तेमाल की नीयत से लिया वो नॉन करंट एसेट। इसी तरह इनकम जब भी इंक्रीज होगी बिजनेस में उसको हम राइट साइड पर लिखेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे, और जब भी उसमें कमी आएगी हम डेबिट लिखेंगे। इसी और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे बिजनेस में इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, यानी उसको राइट साइड पे लिखेंगे। ये दोस्तों चीजें हैं जिनको आपको माइंड में रखना है। अब आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के नतीजे में पहचानना है कि एक्चुअली किस चीज में इजाफा हुआ और किस चीज में कमी हुई। मैं आपको किसी अगली वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है इसका हमारा एक लेक्चर नहीं होगा, बल्कि ये
2 से 3 लेक्चर्स पे ये टॉपिक मुहित होगा और आपको इसको मुकम्मल तौर पे समझने के लिए वो तीनों वीडियोस देखनी पड़ेंगी, इसलिए आप मेरे साथ लगे रहिएगा। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसी रिकॉर्डिंग की हम कंटिन्यूटी में हम बात करते हैं अब कैपिटल। ये जो 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं इनकी थोड़ी डिटेल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल्ड डेफिनेशन समझाऊंगा, स्पेशली एसेट और लायबिलिटीज। तो कैपिटल की बात तो वही है कि इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इनटू बिजनेस इन एनी फॉर्म बट इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी किसी भी फॉर्म में कोई बंदा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप चाहें तो कैश इन्वेस्ट कर दें, चाहे तो आप अपनी कोई बिल्डिंग बिजनेस को दे दें, चाहे तो आप अपनी कोई मशीनरी बिजनेस को दे दें, किसी भी फॉर्म में कर दें, लेकिन याद रखिएगा उसकी पैसों में कोई वैल्यू होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि यार बिजनेस को मैंने अपनी वफादारी दी, मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी वफादारी है। ऑल्दो बहुत वैल्यू होगी उसकी, लेकिन उसको पैसों में मैयर नहीं कर सकते। और हमने शुरू में डेफिनेशन में कहा था कि हमारा काम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसको पैसों में मैयर कर सकते हैं। उसके बाद लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वैसे तो सिंपली क्या है, एनीथिंग ओड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स, किसी भी और बंदे को, किसी भी और बिजनेस को बिजनेस ने कोई चीज देनी है वो उसकी लायबिलिटी है। अलबत्ता उसकी डिटेल डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो आपने डिटेल डेफिनेशन को याद रखने के लिए ना ये 3 निमोनिक है याद रखने हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी ये जो 3 बोल्ड में अल्फाज लिखे हुए हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब पास्ट क्या है? पास्ट इवेंट है, यानी पास्ट में कोई इवेंट हुआ, कोई भी मामला हुआ पास्ट में जिसने क्या किया, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बना दी। ऑब्लिगेशन कहते हैं कोई चीज जो आपकी जिम्मेदारी बन जाए। पास्ट में कोई इवेंट हुआ, उसने प्रेजेंट में हमारी कोई जिम्मेदारी बना दी, और ये जो जिम्मेदारी है, ये जो ऑब्लिगेशन है, ये सेटल कैसे होगी? थ्रू फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी फ्यूचर में अगर हम कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स मींस कि ऐसे बेनिफिट्स जो कि हमें इकोनॉमिकली फील होते हैं, उन बेनिफिट्स का आउटफ्लो से मुराद कि हम देंगे किसी को, तो तब जाके वो लायबिलिटी सेटल होगी। और आखिरी एस्पेक्ट डेफिनेशन का वो है, इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, रिलायबल मेजरमेंट भी होनी चाहिए। यानी अगर आप कहते हैं यार मेरा अंदाजा है कि मैंने 1 लाख देना है, अगला बंदा कहता है नहीं यार 1 नहीं शायद 70,000 है, और एक और कहेगा नहीं नहीं यार लगता है 120 है, तो देयर इज नो रिलायबल मेजरमेंट, तो फिर आप कितने की लायबिलिटी लिखोगे? सो रिलायबल मेजरमेंट भी जरूरी है, और ये चारों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी। याद रखिएगा इसमें से एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो आप अपने पास बिजनेस में लायबिलिटी को एज लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी पास्ट इवेंट ही नहीं है। तो देखें आपका किसी के साथ कोई मामला ही नहीं हुआ किसी किस्म का, तो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे बन सकती है? कोई बंदा आपके पास वैसे ही आके कह दे तो भाई आपने मेरे पैसे देने हैं इतने, अपने पास लिखो इसको, आप नहीं लिखोगे जब तक कि वो पास्ट में कोई मामला आपको नहीं बताएगा कि ये मामला हुआ। तो प्रेजेंट अगर कोई पास्ट में मामला हो भी गया लेकिन उसकी वजह से आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनी है, जब ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर लायबिलिटी कैसी? और अगर पास्ट में मामला भी हुआ, ऑब्लिगेशन भी बन गई, लेकिन आपको उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए देना कुछ नहीं है, वो बंदा माफ कर देता, खत्म कर देता, आपको कुछ नहीं देना, इवन देन अब आप लायबिलिटी नहीं लिखोगे। और मेजरमेंट की बात तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हवाले से याद रखिएगा। और चौथा एस्पेक्ट रिलायबल मेजरमेंट। इसी तरह एसेट की जब हम बात करते हैं तो उसकी सिंपल डेफिनेशन तो क्या है कि हर वो चीज जो बिजनेस के पास होती है तो उसका एसेट है जिसका वो बेनिफिट उठा सकता है। लेकिन इसकी डिटेल डेफिनेशन में जाएंगे तो लायबिलिटी की तरह अगेन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3 चीजें जो है ये आपने जहन में रखनी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। यानी कोई पास्ट इवेंट हुआ, मामला हुआ जिसकी वजह से प्रेजेंट रिसोर्स बन गया, तो लायबिलिटी में ऑब्लिगेशन बनी थी, यहाँ पे आपका एक रिसोर्स बन गया है। रिसोर्स मीन हर वो चीज जिसने आपको फ्यूचर में बेनिफिट देना है, और ये रिसोर्स ऐसा है जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट भी देगा, तो ये हमारा एसेट होगा। लेकिन साथ शर्त ये भी है कि इट शुड बी मेजर्ड रिलायबली। अब देखें मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक पेरेंट्स हैं, उनकी औलाद है, उनका एक बेटा है। सो पास्ट इवेंट हुआ, पेरेंट्स की शादी हुई, इवेंट हुआ, इन दैट रिजल्ट एक प्रेजेंट रिसोर्स बेटा पैदा हुआ, ये उनका रिसोर्स है, फ्यूचर में उनको बेनिफिट देने वाला है, लेकिन है कितने का? नहीं ना। तो सो अगर वो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में अपने बेटे को एज एन एसेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ऐसा बेटा जो कि नाफरमान हो जाए, माँ बाप की बात ना माने, माँ बाप को दुख दे, छोड़ के चला जाए, इसका मतलब ये है कि माँ बाप को वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दे सकता। अब तो वो उनका एसेट रहा ही, तो औलाद तब तक एसेट होती है जब तक वो फ्यूचर बेनिफिट्स दे। लेकिन अगर कोई पास्ट इवेंट नहीं हुआ तो फिर तो वो आपका बेटा हुआ ही नहीं, पास्ट में इवेंट नहीं है तो कोई कैसे आपका प्रेजेंट रिसोर्स बन सकता है।
सो इसी तरह बाकी भी जितने एसेट्स हैं, जब तक वो चारों कंडीशन पूरी ना करें, उसको हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इनकम और एक्सपेंसेस की मैंने आपको बात बताई थी कि इनकम वो चीज़ है जो हम अर्न करते हैं और एक्सपेंसेस वो है जो हम लगाते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ एसेट वो हमने बात कर ली थी। एक नॉन करंट, फिक्स्ड, हर वो एसेट जो बिजनेस में यूज के लिए आप एक्वायर करते हैं, और बिजनेस की इंटेंशन हमेशा ये होती है कि इसको मोर देन वन पीरियड के लिए रखना है। दूसरे करंट एसेट, हर वो एसेट जो हमने रीसेल के लिए एक्वायर किए हैं। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जो पिछली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नाम से, उसमें हम ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए। और करंट एसेट जो है वो बिजनेस हमेशा इस नीयत से लेता है कि इसको जल्दी से जल्दी सेल कर दे। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस की टाइप्स जरा देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग से पहले हम तमाम वो चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है वो हम समझ लेते हैं। एक हमें ज़रूरत पड़ सकती थी अकाउंटिंग हेड्स की, पांचों की, वो हमने समझ ली। अब आगे ट्रांजैक्शन होती किस किस तरह की है। देखिए जनरली दो किस्म की ट्रांजैक्शन, एक कैश ट्रांजैक्शन, एक क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब राइट साइड नहीं है। पहले हमने कहा था ना कि क्रेडिट मीन्स हर वो चीज़ ट्रांजैक्शन जिसको हम राइट साइड पे लिखेंगे, नहीं, ये क्रेडिट का मतलब है उधार। यानी या तो आप कैश पे कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे, या उधार पे कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे। सो कैश पे अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो या सेल कर रहे हैं, दो ही किस्म की ट्रांजैक्शन हो सकती है। इसी तरह आप या उधार पे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, यानी परचेज या सेल। तो आइदर इट कुड बी अ कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, या फिर ये कैश सेल और क्रेडिट सेल हो सकती है। कैश सेल मीन्स कि आपने चीज़ दी, पैसे दे दिए। क्रेडिट सेल मीन्स कि आपने चीज़ दे दी, पैसे हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने बाद आने हैं, यानी उधार पे आपने चीज़ बेची है। एंड सेम गोज़ विद द परचेज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब ये आपके सामने मैंने अकाउंटिंग हेड सामने लिख दी है, क्योंकि जब आपने रिकॉर्डिंग करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ आप सामने रखें। वैसे अगर आपको कुछ अर्सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़ुबानी याद हो जाएगा, लेकिन नहीं याद होता तो इसको सामने लिख के रख लें, ताकि आपको पता हो कि किस चीज़ में इंक्रीज है और किस चीज़ में डिक्रीज है। उसको मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा, यानी या लेफ्ट साइड पे लिखूंगा या राइट साइड पे। इसके बाद याद रखिएगा, आपको ट्रांजैक्शन लिखने के लिए हमेशा ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ये फॉर्मेट है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फॉर्मेट है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ये फॉर्मेट है रिकॉर्डिंग का। सबसे पहले आपने क्या करना है, डीआर। डीआर डिनोट करता है डेबिट को और सीआर डिनोट करता है क्रेडिट को। नाउ डीआर सीआर की तो समझ आती है कि क्रेडिट है तो आर आता है, डीआर में डेबिट में तो आर आता ही नहीं है, तो इसको डेबिट से क्यों डिनोट करते हैं? इसकी वजह ये है, ये लैटिन लैंग्वेज के, लातीनी जुबान के ये पुराने अल्फाज हैं, और पहले जो ये अल्फाज हुआ करते थे ये थे डेबिटरी और क्रेडिटरी। ठीक है, वन वर्ड वाज डेबिटरी और दूसरा था क्रेडिटरी। तो डेबिटरी को शॉर्ट करके डीआर से डिनोट किया जाता था, क्रेडिटरी को शॉर्ट करके सीआर से डिनोट किया जाता था। इवेंचुअली फिर डेबिटरी डेबिट रह गया, क्रेडिटरी क्रेडिट रह गया, तो डेबिट में आर खत्म हो गया, लेकिन उसकी डिनोशन जो है वो सेम चली आ रही। सो सबसे पहले आपने लिखना है डीआर, मीन्स आप डेबिट कर रहे हैं। नेम ऑफ अकाउंट, किस चीज को डेबिट कर रहे हैं? कोई कैश है, कोई कैपिटल है, कोई बिजनेस है, कोई मशीनरी है, कोई यूटिलिटी बिल है, क्या चीज है? वो आगे जाके हम देखेंगे कि कितनी किस्म के अकाउंट्स बेतहाशा हो सकते हैं। ठीक है, यानी जिस चीज के आपने ट्रांजैक्शन में जो चीज इन्वॉल्व है ना, उसका आपने अकाउंट बना लेना, उसका नाम लिख लेना यहाँ पे। फिर आगे आपने अमाउंट लिख लेनी है कि कितने की है। फर्ज कर लें मैंने एक मोबाइल बेचा, ठीक है, मेरा इस्तेमाल में था, मैंने बेच दिया और 10,000 का बेचा, तो नेम ऑफ अकाउंट मेरे पास क्या आया? कैश। कैश क्या है? बिजनेस का एसेट है, जाहिर है हर वो चीज जो मुझे बेनिफिट दे वो मेरा एसेट है। तो आप ये देखिए, एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट, यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट में आ जाएगा कैश, अमाउंट आ जाएगी 10,000। नो, रीजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रीजन क्यों? आप यहाँ पे अगर देखें तो आपको 5 वजह से डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है और 5 वजह से क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी डेबिट में क्यों कर सकता हूँ? नंबर 1, कैपिटल में कमी आए तो मैं डेबिट करूंगा, लाइबिलिटी में कमी है तो भी डेबिट करूंगा, एसेट में इजाफा हो तो भी डेबिट करूंगा, इनकम में कमी हो तो भी डेबिट करूंगा, और एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो भी डेबिट करूंगा। इस रीजन में मुझे ये लिखना है कि मैंने क्यों डेबिट किया, तो आई विल सिंपली राइट इंक्रीज इन एसेट। आगे जाके जब हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट, के ये एसेट में इजाफा हुआ है, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया है। अच्छा, उसके बाद नीचे वाली लाइन में आइए और दाएं तरफ मूव कर दीजिए।
थोड़ा सा राइट साइड पे आप लिखेंगे तो हम ये शो कर रहे हैं कि अब हम ये पेज की राइट साइड पे लिख रहे हैं। CR क्रेडिट डिनोट करेगा, नेम ऑफ अकाउंट, मैंने चूंकि मोबाइल बेचा है, मोबाइल भी मेरा एसेट था, तो एक एसेट मेरा कम हो गया है, तो एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा मोबाइल और अमाउंट लिखूंगा 10,000। आप ये देखें कि 10,000 से डेबिट किया, 10,000 से क्रेडिट किया। ये वो दो इफेक्ट्स हैं ट्रांजैक्शन के जिनकी मैं बात कर रहा था कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, यानी लेन देन आपने किया है। तो इसमें लेन क्या हुआ, कैश, वो मैंने लिख दिया, देन क्या हुआ, मोबाइल, मैंने वो भी लिख दिया। तो चूंकि कैश भी एसेट है, मोबाइल भी एसेट है, तो कैश नाम का एसेट कम बढ़ गया, बिजनेस के पास 10,000 आ गया, तो एसेट बढ़े तो डेबिट करते हैं, मैंने उसको डेबिट कर दिया। मोबाइल नाम का एसेट जो है वो कम हो गया और एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, मोबाइल अमाउंट 10,000, और साथ ही मैंने उसकी रीजन आगे दे देनी है कि रीजन क्या है इसके क्रेडिट होने की। रीजन ये है डिक्रीज इन एसेट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिक्रीज इन एसेट। आगे ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो हम इस चीज को इस तरह से लिखेंगे। दोस्तों अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। तो मैंने वही आपका अकाउंटिंग हेड्स छोटे से सामने लिख लिए हैं, फॉर्मेट भी मैंने ऊपर अपने पास रख लिया है। अब मैं थोड़ी सी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस की एक दो की प्रैक्टिस करवाता हूँ इस वीडियो में, फिर अगली वीडियो में बाकी ट्रांजैक्शंस की हम डिटेल में तफसील से प्रैक्टिस करेंगे। और याद रखिएगा ये जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जिसमें 4 एस्पेक्ट्स हैं, उसमें जो पहली चीज है रिकॉर्डिंग, अभी हम उस पे बात कर रहे हैं। ये लेक्चर और एक आध और लेक्चर अभी रिकॉर्डिंग पे चलेगा, उसके बाद फिर उससे अगला जो स्टेप है एनालाइजिंग या क्लासिफिकेशन, उस पे हम मूव करेंगे, लेकिन अभी हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। तो लेट्स से हम एग्जांपल एक लेते हैं। मिस्टर एंड्रयू स्टार्टेड बिजनेस विद 5,000 इन द बैंक एंड 1,000 कैश। अब आप बिजनेस बन के सोचें, एंड्रयू बन के नहीं सोचना, क्योंकि मैंने कहा था कि बिजनेस सेपरेट एंटिटी होती है। तो फर्ज कर लें अगर आप बिजनेस हैं तो आपके पास क्या क्या आया, $5,000 कैश आ गया और $1,000 कैश आ गया और $5,000 आपके बैंक में इजाफा हो गया। आपको पता है ये कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, ये दोनों चीजें बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देंगी। पास्ट में इवेंट हुआ क्या, बिजनेस स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट की किसी, प्रेजेंट रिसोर्स बना, यस एक रिसोर्स ये बना, एक रिसोर्स कैश वाला बना। फ्यूचर बेनिफिट्स देंगे दोनों, बिल्कुल देंगे। क्या इनकी रिलायबल मेजरमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 1,000 कितने का है, 1,000 का है। 5,000 की क्या वैल्यू है, 5,000 है रिलायबल। चारों कंडीशंस पूरी, तो इसका मतलब बिजनेस में 2 एसेट्स बढ़ गए हैं। तो आपको पता है कि जब एसेट्स बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे आप देखें एसेट में इंक्रीज आएगा तो डेबिट करेंगे। तो मैं डेबिट करूंगा बैंक, नेम ऑफ अकाउंट, यानी अब नेम ऑफ अकाउंट में यहाँ क्या है, बैंक। मेरे बैंक में 5,000 आ गया तो बैंक नाम का एसेट 5,000 से बढ़ गया। ब्रैकेट में मैं रीजन दे दूंगा इंक्रीज इन एसेट। उसके बाद क्रेडिट, अब ये देखें बैंक में जो 5,000 आया क्यों आया, इन्वेस्टमेंट हुई है, और हमने कहा था जो इन्वेस्टमेंट होती है बाय द ओनर वो कैपिटल होती है। तो बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ गया, तो कैपिटल में जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। तो मैं क्रेडिट कर दूंगा कैपिटल, अमाउंट लिख दूंगा और रीजन दे दूंगा इंक्रीज इन कैपिटल। तो ये जो बैंक वाला 5,000 है ये आपका रिकॉर्ड हो गया। दूसरा जो कैश वाला पोर्शन है अब मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट कैश, अमाउंट लिख दूंगा 1,000 और रीजन दे दूंगा इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि कैश भी बिजनेस का एसेट होता है और एसेट में इजाफा हो गया, यानी कैश बिजनेस के पास आ गया है तो बिजनेस में कैश में इजाफा हो गया। तो एसेट में इजाफा हो तो डेबिट होता है, सो मैंने डेबिट कर दिया। यहाँ पे मैंने एसेट नहीं लिखना बल्कि एसेट का नाम लिखना है। अमाउंट लिख ली और इंक्रीज इन एसेट ये मैंने रीजन दे दी, और इसी की क्रेडिट एंट्री, चूंकि ये 1,000 भी इन्वेस्टमेंट थी ये भी कैपिटल था, तो मैंने इसको बिजनेस में मजीद कैपिटल में इजाफा हो गया और वो इजाफा जो है वो क्रेडिट होता है। तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कैपिटल, अमाउंट लिख दी और इंक्रीज इन कैपिटल मैंने रीजन दे दी। तो ये मैंने इस एक ट्रांजैक्शन, एक्चुअली ये एक नहीं थी 2 ट्रांजैक्शन, तो समझ लें एक दफा आपने बिजनेस में 5,000 बैंक में रखवाया, फिर आपने 1,000 कैश की फॉर्म में, लेकिन दोनों चूंकि इन्वेस्टमेंट थी दोनों कैपिटल। अब हम चाहें ना तो इन दोनों को इकट्ठा करके एक एंट्री में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे, डेबिट को डेबिट में जमा कर दें, क्रेडिट को क्रेडिट में जमा कर दें। लेकिन इशू ये है कि डेबिट डेबिट में जमा हो नहीं सकता, ये 2 अलग अलग चीजें। यानी 5,000 बैंक में 1,000 कैश इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करें तो क्या निकलेगा, मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा। आंसर यही आएगा 5,000 बैंक और 1,000 कैश।
तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बैंक डेबिट ये लिख लिया 5,000 से और कैश डेबिट 1,000, इन दोनों को एज इट इज लिखूंगा। लेकिन क्रेडिट कैपिटल है 5,000 से और फिर दोबारा क्रेडिट कैपिटल है 1,000 से। इसका मतलब अब ये 5,000 सॉरी, ये 5,000 1,000 में जमा हो सकता है। अब मैं इसको लिख लूंगा क्रेडिट कैपिटल 6,000, इंक्रीज इन कैपिटल, और ये दोनों की रीजन वही रहेगी। मैंने सिंपली डेबिट को डेबिट में और क्रेडिट को क्रेडिट में ऐड किया। ये जो अब मेरी एंट्री बनती है इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड कहते हैं मुरक्कब को, जब कोई डिफरेंट इंडिविजुअल चीजें आपस में मिलती हैं, मिलके एक होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री जो है, नॉर्मली जिस तरह आपने होम्योपैथिक मेडिसिन में भी कंपाउंड्स देखे होंगे, पहले एक सिंगल रेमेडी मेडिसिन आती थी, अब मुख्तलिफ दवाइयों को इकट्ठा करके एक कंपाउंड बना दिया कि सर दर्द हो तो या जिस्म दर्द हो या पेट दर्द हो तो सारे दर्दों के लिए भाई ये दवाई खा लो, इसमें हर किस्म के कंपाउंड्स मिक्स हैं। इसी तरह रिकॉर्डिंग करते हुए एंट्री में हमारे ये कंपाउंड्स होते हैं, और क्या करते हैं हम, 2-3 ट्रांजैक्शन जब इकट्ठी करके एक एंट्री में लिख दी जाएं, जिनके या तो डेबिट एक से ज्यादा हो और क्रेडिट सिंगल हो, या क्रेडिट एक से ज्यादा हो और डेबिट सिंगल हो, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जाहिर सी बात है, डेबिट डेबिट में जमा हो गए, चूंकि ये अलग चीजें हैं तो ये अलग चीजें। सो दिस वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग। दोस्तों, इस वीडियो में बस आप अगर इस चीज की आपको समझ आ गई है कि हम किस तरह से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये पहली एग्जांपल थी, मैं अगली वीडियो में इन्हीं एग्जांपल्स को कंटिन्यू करूंगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।